It is with no joy in my heart that I commend these proposals to you, though I have no doubt in my mind that this is the right course. For generations we have dreamt and struggled for a free and independent, united India. घर में कुछ रिपेयर का काम चल रहा था, तो मैं एक अलमारी से सामान दूसरी अलमारी में शिफ्ट करने जा रही थी। तो जब मैं वो सामान दूसरी अलमारी में रख रही थी तो मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था कि अपनी जगह को छोड़कर सामान दूसरी जगह रख रही हूँ। तो अचानक मेरे मन में एक बात आई कि वो दौर कैसा रहा होगा जब उन लोगों ने अपना घर छोड़ा होगा, उनकी मनोदशा कैसी रही होगी, वो क्या सोच रहे होंगे, क्या उन्होंने अनुभव किया था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उस दौर की जब हमारे देश का विभाजन हुआ था। तो आज इस पॉडकास्ट शो में जो हमारे साथ एक विशेष अतिथि जुड़े हैं, उनका नाम है श्री हरबंस सिंह जी गुलाटी, जिन्होंने उस दौर को जिया है, उस समय को, उस वक्त को अपने आंखों से, अपने दिमाग से, अपने दिल से, रूह से महसूस किया है। तो आज हम उनको आपसे रूबरू करवाने जा रहे हैं। हम जानेंगे कि उन्होंने कैसे यहाँ तक का सफ़र तय किया, क्या क्या उनके अनुभव रहे। तो मैं आज इस अपने शो में स्वागत करती हूँ श्री हरबंस सिंह गुलाटी जी का। नमस्कार सर। नमस्कार सर, तो जैसे मैं आज अभी बात कर रही थी कि जब आपको यहाँ आना पड़ा था या आप आए थे, उस संदर्भ में मुझे आपसे कुछ बातें जाननी है, क्योंकि जो कुछ हम पढ़ते हैं, चाहे वो YouTube हो, चाहे किताबों में हो, चाहे हमें किसी से सुना हो कि बहुत मुश्किलात हुई थी, बहुत मुश्किलों से वहाँ से आपको पलायन करना पड़ा था। तो क्या परिस्थितियाँ रही थी? ऐसी स्थिति पैदा कर हो गई थी भारतवर्ष के अंदर। कुछ लोगों ने ऐसी अफवाह फैला दी कि जो है देश का बंटवारा हो रहा है। हालांकि बंटवारे के बारे में तो विदेशी ताकतों का हाथ था, लेकिन सुनने में जो उस वक्त आया था कि 1946 में जी भारत का नामकरण हुआ, तो उसमें वहाँ के जो हुक्मरान थे या जो लोग थे, उन्होंने सोचा कि ये जो पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान का मतलब है पवित्र स्थान। तो ये उर्दू का लफ्ज़ है और इस हिसाब से जो मुसलमान लोग हैं जी वो यहाँ रहेंगे, और जो सनातन धर्मावलंबी हिंदू है जी जो पूरे भारतवर्ष के अंदर, विशाल भारतवर्ष के अंदर रहते थे, वो जो है अगर वो चाहते हैं तो वो भारतवर्ष के उस खंड में जा सकते हैं जहाँ पर हिंदू बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ये सनातन धर्मावलंबियों के देश में पहले ऐसी चीज़ कुछ भी नहीं थी, लेकिन बाह्य शक्ति यहाँ पर हुक्मरान, क्योंकि देश उस वक्त ग़ुलाम था, तो इस करके हर एक व्यक्ति यही कोशिश करता था किसी भी तरह से हम भारतवर्ष के ऊपर अपना प्रभुत्वता बनाए रखूं। तो उसमें से दो ये आदमी थे, एक सनातन धर्मावलंबियों की तरफ से भी खड़े हो गए और मुसलमान धर्म के लोग भी खड़े हो गए। वैसे तो हालात इतने ख़राब नहीं थे, लेकिन जैसे ये बात ओपन हो गई तो उसके बाद जो है पूरे भारतवर्ष के अंदर, विशाल भारतवर्ष के अंदर हालात ख़राब होने लग पड़े। उनके अंदर कुछ थोड़ी सी ईर्ष्या होने लगी, तो उन्होंने मतलब ये मतभेद करना शुरू कर दिया। लेकिन जिस इलाके में हम रहते थे वहाँ पर इतना ज़ोर नहीं था, क्योंकि वहाँ के जो लोग मुसलमान थे वो हमारे साथ काम करते थे। लेकिन जब लाहौर में हिंदुस्तान के हुक्मरानों ने, क्योंकि उस वक्त दो ये आदमी सामने आते थे, एक तो महात्मा गांधी जी का नाम आता था जी और एक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का आता था और एक मोहम्मद जिन्ना का नाम आता था। ये दोनों इकट्ठे जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में आए थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमें आश्वासन दिया कि भारत का जो है ये पाकिस्तान अलग हो रहा है, आप लोग जैसा चाहे, अगर आप यहीं रहना चाहते हैं तो जिन्ना साहब आपको लोगों को ये संभालेंगे, अगर आप लोग भारतवर्ष के उस भाग में आना चाहते हैं तो हम आपको वहाँ पर कारोबार भी देंगे, मकान भी देंगे और नौकरियाँ भी देंगे नौकरी वालों को, और ज़मीनें भी दे देंगे। तो इस तरह से जो हालात को देख करके कुछ बड़े बुज़ुर्गों ने फैसला कर लिया कि हम वहाँ भारतवर्ष के उस भाग में जाएंगे जहाँ बहुमत हिंदुओं की है। तो इस करके जो है हमने सब कुछ छोड़ करके यहाँ आने के लिए जो है हमने ये जो हाड़ संक्रांत का दिन होता है, अभी ये जो जून के अंदर आता है, वो फंक्शन कर लिया
और उसमें हम लोगों ने सहमति जाहिर की कि हम लोग जो है भारतवर्ष के बहुसंख्यक सनातन धर्मावलंबियों के स्थान में जाएंगे। मतलब ये है कि आपको चॉइस दी गई थी, चॉइस कहीं भी दी किसी गई को जोर हाँ। जबरदस्ती से ये नहीं कहा गया कि आप जोर ज़बरदस्ती कुछ इलाकों में थी वो, लेकिन वो हमसे बहुत दूर थे, उसका प्रभाव हम पर नहीं था। लेकिन हमने उस स्थिति को देख करके कि आज उनके साथ हो रहा है, कल को हमारे साथ हो सकता है, अभी हमारे पास चांस है, तो इस करके जो है हमें वहाँ जाना चाहिए। क्योंकि हमारे लिए एक स्पेशल एक्ट बना हुआ है जिसको सरकार ने 1954 में लागू किया, लेकिन वो 1947 में लिखा गया था। डिस्प्लेस पर्सन सेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट ये बनाया गया था, वो सिर्फ कागज़ों में था। लेकिन जब भारत का बंटवारा हो गया तो हम लोग जो है वहाँ से 22 जनवरी हम पर हमला हुआ था, धोखा हुआ था। तो धोखे का कारण ये था कि जून के महीने में जब हम फंक्शन इकट्ठा कर दिए, एक उसमें सारे हमारे हिंदू समाज के भी लोग थे, मुसलमान के लोग भी थे। जब हमने वो फंक्शन कर लिया उसके बाद जो हमने फैसला लिया कि हम सनातन धर्मावलंबियों के उस भाग में जाएंगे जो जैसा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा, तो हम लोगों ने मन बना लिया और हम लोग जो है तुतकाय नामक स्थान बताया कि वहाँ से आपको जहाज़ों के ज़रिए भारतवर्ष के इस भाग में ले आएंगे। तो हम लोग जो है वहाँ के लिए निकल पड़े और वहाँ पर हम काफ़ी दिन तक रहे। वजह ये थी कि उनके मन में उन हुक्मरानों के मन में जो है कपट आ गया और हमारे साथ धोखा कर लिया। वहाँ पे जब आप रह रहे थे तो वहाँ टेंट कॉलोनी में रह रहे थे, मिलिट्री कंटोनमेंट के अंदर। अच्छा, मिलिट्री जो पाकिस्तानी मिलिट्री थी उस कंटोनमेंट के अंदर हमें टेंट कॉलोनी दी गई थी। वहाँ पर हमें काफ़ी समय तक रखा गया कि आपके लिए जहाज़ आएंगे, आपके लिए जहाज़ आएंगे। लेकिन जहाज़ आए थे, उन्होंने लाल झंडी दिखा करके वापस कर दिए थे। उसके बाद उनके मन की मंशा का जब हमें पता लग गया, फिर हम लोगों ने सोचा कि भाई अब हमें कुछ करना चाहिए। लेकिन करने का कोई वसीला नहीं था क्योंकि चारों तरफ से तो मिलिट्री थी और हम टेंट कॉलोनियों में थे, सेफ साइड भी कोई नहीं था। तो उस वक्त कुछ फ़ौज के अंदर बगावत हो गई थी कि हम इन पर हमला नहीं करेंगे क्योंकि हमने इनका नमक खाया हुआ है। तो इस करके जो है उन्होंने दिन के वक्त कुछ नहीं किया, लेकिन रात को 7 बजे हमें वार्निंग दी गई कि आप अपने आप को बचाने के लिए किले के अंदर चले जाओ। अच्छा, जहाँ जिस ऊँची जहाँ पर कंटोनमेंट के अंदर किला था, अच्छा, उस किले के अंदर 7 बजे हम चले गए। उसके बाद फायरिंग उन्होंने शुरू कर दी। बहुत सारे लोग वहाँ पर शहीद हो गए और हम लोग वहाँ से कुछ भी नहीं उठा सकते थे। जो सामान हमारे पास था वो टेंट कॉलोनी में रह गया। सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब की भीड़ हम अपने साथ ले गए थे, जो अभी भी हमारे पास मौजूद है चंबा में। और उसका हर साल हम जो है 22 जनवरी का जब पाठ होता है तो उसका प्रकाश करते हैं और विधिवत वैसे पाठ होता है, उस दिन को हम मनाते हैं। तो 22 जनवरी को हम पर जो है इन्होंने हमला कर दिया और आधी रात को हिंदुस्तान से वायरलेस के ज़रिए उनको मैसेज मिलता है कि आप लोगों ने अगर उन हिंदुओं को किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचा दिया तो दिल्ली के अंदर जितने भी मुसलमान हैं उनके साथ भी हम वैसा व्यवहार करेंगे। तो ये बात तो सुनने में आई, पर वैसे फायरिंग जो है रात को 1 बजे तक बंद हो गई थी। उस वक्त काफ़ी लोग शहीद हो गए थे। किले के अंदर भी, किले के अंदर, किले के बाहर भी जो है जो टेंटों में रह गए थे, टेंटों में आग लगा दी गई थी, कुछ वहाँ मर गए थे। कुछ हर एक किले के बीच में जो होता है एक पानी भरने के लिए एक नहर जैसी बनाई होती है, पर वहाँ पर पानी नहीं भरा था, वो खड्डा था। कुछ लोग उसमें गिर कर के मर गए थे, कुछ गेट अंदर जाते हुए पैरों के नीचे दब के मर गए थे, बाकी जो है वो गोलियों से मर चुके थे। फिर जब ये फायरिंग वगैरह बंद हो गई तो सुबह के टाइम पर जो है उनकी सामूहिक चिता बनाई जो मरे हुए थे। वहाँ पर लकड़ी का ढेर था, उन्होंने मैस के लिए रखा हुआ था। सामूहिक चिक्का बना करके उनको वहीं पर संस्कार कर दिया और उसके बाद जो है जो बच गए थे उनके लिए गाड़ियाँ मिलिट्री की खड़ी थी, तो उसमें उनको बिठा करके, ज़ख्मी थे कुछ और कुछ जो है अपाहिज हो गए थे और
कई लोग वृद्ध थे, तो उन सबको जो भी हो सकता था और हमें गाड़ियों में बैठाया और हमें कोहाट स्टेशन पर ले आए। रास्ते में उन्होंने हमारे साथ कुछ ऐसी घटना घटी कि फ्रूट लेकर के आए, उसमें जो है जहर मिलाया हुआ था। और इसी तरह से कुछ मरम्मत पट्टियाँ करने के लिए आए, उसमें भी जो है वैसे तो आयोडीन लगाते हैं, लेकिन उसमें पता नहीं क्या चीज़ ऐसी थी कि कुछ लोग उस पीड़ा से जो है रास्ते में ही ख़त्म हो गए थे। तो जब हम कोहाट में पहुंच गए तो उसके बाद रात हो गई थी। उसके बाद उन्होंने हमारे लोगों का प्रबंध कर दिया, लेकिन खाने पीने के लिए लोगों ने मना कर दिया कि हम नहीं खाएंगे, क्योंकि आशंका रास्ते में मिल गई थी। तो इस तरह से हम लोगों को गाड़ियों में बिठा करके, छोटी गाड़ियों में, फिर ट्रेन में बिठा करके जो अमृतसर के साथ अट के साथ होते हुए सीधा हमें कुरुक्षेत्र पहुंचाया गया। और 25-26 जनवरी को हम वहाँ पर कुरुक्षेत्र में पहुँच गए थे। तो कुरुक्षेत्र में 25-26 जनवरी भारतवर्ष के अंदर कुछ स्वतंत्रता दिवस का प्रोग्राम था, इस कारण जो है देश का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे पास नहीं आ सके। लेकिन 29 जनवरी को रात को वो आए और 30 जनवरी को वो हमसे जब मिलने लगे, उस वक्त वायरलेस आ गया कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मार दी। इसलिए उन्होंने 5 आदमी हमारे पास छोड़ करके बताया कि ये आदमी आप लोगों की व्यवस्था करेंगे और आप लोग जहाँ भी जाना चाहें इनको बता दीजिए, वो जगह सेलेक्ट कर ले और ये जहाँ पर आप लोग पहुँचेंगे वहाँ पर मैं आपको मिलने के लिए दोबारा आऊँगा। तो इस तरह से हम कुरुक्षेत्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिले और उसके बाद वहाँ पर काफ़ी समय तक हम रहे। उन्होंने हमें मतलब वो 5 आदमियों ने व्यवस्था कर दी। हमारी कम्युनिटी के जितने भी लोग थे, क्योंकि टेंट कॉलोनी में हम भी रह रहे थे, तो हमें पूरी व्यवस्था मतलब खाने पीने का पूरी व्यवस्था सरकार ने कर रखी थी। तो इस तरह से उन्होंने ग्रुप बना करके 5-5, 7-7 आदमियों का कि आप सेलेक्ट करो कि आप कहाँ रहना चाहते हैं। तो इस तरह से कुछ लोग मंसूरी देहरादून की तरफ चले गए, कुछ शिमला की तरफ चले गए, कुछ दिल्ली और फरीदाबाद की तरफ चले गए, कुछ लोग जो है ये उस वक्त ये हिमाचल प्रदेश का नाम नहीं था, ये पंजाब हिल स्टेट का चंबा ज़िला था, पर चंबा का किसी ने मतलब नाम तो जिक्र नहीं किया था, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र होने करके, क्योंकि हमने कहा कि हमें वो ऐसी जगह चाहिए जो ठंडी हो, क्योंकि कुरुक्षेत्र में उस समय बहुत गर्मी थी जी। और दूसरी बात है कि वहाँ आम के पेड़ ज़्यादा थे, तो उसको जब कोई पत्थर लगता है, कोई चीज़ लग जाती तो उसमें रस निकलता था। तो रस निकलने के बाद थोड़ी देर बाद उसको जब हवा लगती है तो उसमें ऑक्सीजन होता था, तो उसका रंग लाल हो जाता था। तो कहते कि कुरुक्षेत्र में इतना कत्ल हुआ है कुरुक्षेत्र के जंग में कि अभी तक पेड़ों से खून निकलता है, कि ऐसा भरम सा कर दिया। तो इस करके जो है हम लोगों ने वहाँ से जाने की कोशिश की। तो जैसे जैसा सरकार हमें गाइड करता रहा, वैसे वैसे हमने अपनी जगह सेलेक्ट कर ली। तो कुछ लोग तो वहीं बस गए फरीदाबाद में, फरीदाबाद एक रेगिस्तान जैसा था। कुछ लोग दिल्ली में बस गए, कुछ पंजाब में आ गए राजपुरा वगैरह के अंदर, कुछ लोग जो है वो शिमला की तरफ चले गए, कुछ कालका में आ गए, कुछ देहरादून और मंसूरी की तरफ चले गए, और कुछ जो लोग जो है बम्बई चले गए, और कुछ लोग जो है ये हिमाचल प्रदेश की तरफ ये पठानकोट आ गए। पठानकोट से नैनीखड्ड तक मिलिट्री गाड़ियों में हमें लाया गया और यहाँ पर रहे। उस वक्त 300 घर जो है चंबा के लिए आ रहे थे। तो उसकी जो सरगना मतलब जो उसके संभाल के लिए हमें जो 5 आदमी केंद्र सरकार से दिए थे, उसमें एक KPS नारंग था जो बहुत ही सुलझा हुआ आदमी था, और वो हमारी भाषा को भी जानता था और हिंदी अंग्रेज़ी भी जानता था। तो उसके साथ ज़्यादा मेल जोल होने करके उन्होंने जो है नैनीखड्ड में हमारे लिए टेंट कॉलोनी बनाई थी, क्योंकि वहाँ से चंबा तक के लिए रास्ता नहीं था। तो मवेशियों के ज़रिए पैदल पहाड़ी रास्तों से, क्योंकि उस वक्त चंबा के लिए कोई रास्ता नहीं था, और पैदल जो है हम पहाड़ी रास्तों से होकर के चंबा क्षेत्र के अंदर आए। और पुलिस बैरक जो है, जहाँ पर 3 बैरकें हैं, उसमें एक बैरक छोड़ करके 2 बैरक, और साथ में जो बड़ा ग्राउंड है
इसमें टेंट कॉलोनी बना करके हम लोगों को यहाँ पर बसाया गया। तो यहाँ का जो एटमॉस्फेयर हमने देखा, जब हम लोग आए तो देखा जगह जगह पर चश्मे हैं, रावी नदी है, और साथ में यहाँ पर जो हर किस्म के फल फ्रूट भी है, जो हमारे जहाँ पर हम रहते थे वहाँ के वातावरण से थोड़ा सा मेल जोल खा रहा था। तो इस करके हम लोग यहाँ पर बैठे, और यहाँ पर बैठे सरकार ने उस वक्त डीसी साहब थे A.G. रैना, बहुत ही अच्छे आदमी थे, और उन्होंने हमारे साथ मेल जोल रखा, और उन्होंने कहा कि आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, हम लोग जो है आप लोगों की पूरी व्यवस्था करेंगे। सर आपकी कितनी उम्र थी जब मैं स्वयं जो पाकिस्तान से आ रहा था तो उस वक्त मेरी 12-13 साल की उम्र थी, और हमारे पिताजी जो है उस संस्था में जो 5 आदमी के मेंबर में वो सदस्य थे। तो भाषा के कारण जो है वो थोड़े से यहाँ की हिंदी भाषा कम बोलते थे, समझते थे, इस करके मुझे अपने साथ रखते थे। और जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने नॉमिनेशन कमेटी बना करके यहाँ भेजी वेरिफिकेशन के लिए, तो उस वक्त भी मुझे अपने साथ रखा, तभी करके मुझे इतनी जानकारी है। नहीं तो वैसे मुझे इतनी छोटी उम्र में शायद कम ध्यान देते हैं, लेकिन जब उस कार्य में थोड़ा सा हमें हिस्सा मिला तो उन चीज़ों को मैंने देखा और महसूस किया। तो जैसा जैसा वक्त निकलता गया, फिर एक ऐसी दुर्घटना भी हो गई कि कुछ लोगों ने शरारत करके जो है राशन देने से मना कर दिया। अच्छा, जब आप यहाँ टेंट कॉलोनी में रहा करते थे तो जो राशन या जो आपके खाने पीने की व्यवस्था रहती थी वो यहाँ की सरकार देती थी। तो जो लोग आप तक पहुँचते थे उन लोगों ने आपको राशन पानी देने से या कुछ इस तरह से हुआ? जिन लोगों को मुकर्रर किया गया था जी, उन लोगों ने 5 बजे की छुट्टी के बाद राशन देना बंद करने की बात की। तो हमने उस वक्त जो है थोड़ा सा विरोध किया कि भाई हम जो है बच्चों को भूखे नहीं मार सकते, हम कमाएंगे और कमा कर खाएंगे, हम आपसे भीख नहीं लेंगे। और हमने इस तरह से जो है उनसे कहा कि हमें काम दियो, हाँ, और रहने के लिए वो कर दो, रहने की व्यवस्था करो, और रोज़गार के लिए हमें बताओ, हम खुद रोज़गार करेंगे, उसमें मदद कर लो। तो उस तरह से जो है इन्होंने हमें राशन जो दे तो रहे थे, लेकिन हमने लेने से इनकार कर दिया, हम खुद कमाएंगे और खुद खाएंगे। तो इस नीति को अपना करके जो है वो बात सेंटर तक पहुंच गई, और सेंटर ने जो है वहाँ से और आदमी भेजे, और उन्होंने वो जो डिस्प्लेस पर्सन सेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट के तहत जो है चिट्ठी जो है उनको भेज दी, डीसी चंबा को भेज दी, और उन्हें उसी की तरह से हमें प्रबंध कर दिया कि जितनी भी वैक्यूम, क्योंकि उसमें लिखा है कि ऑल वैक्यूम एंड कस्टोडियन प्रॉपर्टी हैज़ बीन रिजर्व्ड फॉर डिस्प्लेस पर्सनस ओनली, कि जितनी भी जो सरकार द्वारा जब्त की गई ज़मीनें हैं, मकान है, दुकानें हैं, जायदादें हैं, और जो लोग यहाँ से चले गए हैं, मकान खाली या ज़मीनें खाली है, वो सिर्फ जो है इन्हीं लोगों को दिया जाएगा और लोकल सिटीज़न को नहीं दिया जाएगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट से डिस्प्लेस पर्सन पलायन करके नहीं, डिस्प्लेस पर्सनस को जिसको सरकार ने यहाँ ले आया, ये उन लोगों को दिया जाएगा, लोकल आदमी को नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह से फिर उन्होंने क्लेमेंट्स की बात की, कुछ लोगों ने क्लेम किए थे, क्लेमेंट्स थे, नॉन क्लेमेंट्स थे, कईयों के क्लेम रिजेक्ट हो गए थे, कईयों के एग्रीकल्चरल लैंड के क्लेम थे। तो उन्होंने सारी चीज़ की वेरिफिकेशन कर ली, और यहाँ पर जितनी भी वैक्यूम ऑफ प्रॉपर्टी थी उसको हमारे अलॉटमेंट कर दी। पहले शेड्यूल के मुताबिक हमें रेंट होल्डर मतलब किराएदार तस्वर किया, उसके बाद जो है उसकी कीमत वैल्यूएशन रजिस्टर बना करके पहले बेसिक रजिस्टर बनाया, फिर उसके बाद जो है वैल्यूएशन रजिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनवाया, और इसमें वेरिफिकेशन करके डिस्प्लेस पर्सन का और उनके नामों के मुताबिक क्लेमेंट, नॉन क्लेमेंट, रिजेक्ट क्लेमेंट का परफॉर्मा दे करके और उसको तैयार कर दिया। बाद में जो है हमको रहने के लिए जो जगह तो दी एज ए किराएदार सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का उस वक्त नाम नहीं था, क्योंकि भारतवर्ष के अंदर उस टाइम पर 535 स्टेटें थी जो भारत में विलय करके, सिर्फ निज़ाम हैदराबाद और गोवा को छोड़ करके ये सब भारत में विलय कर चुके थे। तो उसके तहत जो है हमें सरकार ने तो जो मकाने दिए
शेड्यूल के मुताबिक पहले किराएदार तसव्वुर कर दिया, बाद में उसकी वैल्यूएशन करवा दी। तो वैल्यूएशन के मुताबिक जो है वैल्यूएशन रजिस्टर बना और उसके मुताबिक उसकी वैल्यू लगा करके उसको हमें कीमतन दे दी। तो कीमतन लेने से पहले भी हमने आपस में मीटिंग करके सरकार को दे दिया कि हमें सबसे पहले तो गुरुद्वारे के लिए जगह चाहिए। जिस गुरुद्वारे के बिल्डिंग में पुराना बिल्डिंग तो अब टूट चुका है, क्योंकि उस वक्त सबसे बड़ा बिल्डिंग वही था, उसमें हमने गुरु ग्रंथ साहब को रखा। जैसे हम पाकिस्तान में करते थे उस वक्त का पाकिस्तान, वैसे तो वो भारतवर्ष का ही, तो जैसे हम पहले करते थे वैसे अब वहाँ पर क्रिया चल रही थी। लेकिन हमने उनसे ये बात कही कि सबसे पहले हमें गुरुद्वारे के लिए जगह चाहिए। नहीं, जहाँ पे सर आपको अलॉट हुआ था या जहाँ पे आपको रहने के लिए कहा गया था, तो वो मकान थे या जगह थी या कोई छोड़ के गए? वो मकानें थी। जिन मकानों खाली मकान जो थे, कोई चंबा तहसील के अंदर जितने भी थे जो उन्होंने सर्वा किया था, वो उस टाइम पर तकरीबन 165 घर का किया था। तो परिवार जो है वो 300 के करीब आए थे। तो जो वो खाली घर थे वो लोग पाकिस्तान जा वो चुके थे? चले गए थे, हाँ, यहाँ पर नहीं थे। तो वो खाली मकानों में हम लोगों को बैठाया गया था और उसी पर जो है केंद्र सरकार के आदेश अनुसार किराएदार तसव्वुर कर दिया और उसके बाद वैल्यूएशन के बाद उसकी कीमत हमसे वसूली गई जी। और 1960 तक सभी मकानों ज़मीनों की कीमत जो है सरकार को अदा हो चुकी है। और इस तरह से जो है व्यवसाय के लिए हमें तय बाज़ारी दी गई। तय बाज़ारी के लिए जो है उस समय चौगान का एरिया जो था ये बिल्कुल खाली था और इसमें हमें अपने रोज़गार के लिए तय बाज़ारी दी गई थी। तो 1949 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चंबा आना था जी। लेकिन रास्ता ना होने करके जो है उन्होंने अपना प्रोग्राम बदल दिया, वो नहीं आ सके। लेकिन सरकार को कर दिया कि इन लोगों को जो है बसा लो। इस तरह से जब रास्ता बन गया तो परेल की घार की बहुत मुश्किल थी चंबा में लोग आने के लिए। जो ये घार जो है वो चलती ही रहती थी, तो बड़ी मुश्किल से जो है 1954 में रास्ता जो है वो सुल्तानपुर तक बना। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे पास सितंबर महीने के अंदर आए और हम लोगों से मिल करके वो बहुत खुश हुए कि भाई आप लोग जो है हिम्मत करके जो है हमारे सरकार पर बोझ नहीं डाला, आप लोगों ने मिल करके अपने ऊपर बोझ डाल करके हमारी व्यवस्था में हाथ बढ़ाया। वो बहुत खुश रहे। और उस टाइम पर रानी देवेंद्रा जी थी, तो उस टाइम पर हमने रोज़गार के लिए जो तय बाज़ारी वगैरह दी थी वहाँ पर उन्होंने वहाँ पर अनाउंसमेंट कर दिया, डिस्प्लेस पर्सन सेटलमेंट एक्ट 1954 कर दिया, जो एक्ट 1947 में बना था और जो 1950 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू कर दिया था 26 जनवरी को। उस एक्ट को हवाला 1954 दे करके डिस्प्लेस पर्सन सेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट 1954 और उसकी रिकॉर्ड जो है सरकार के पास है, मौजूद है। तो उस टाइम पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चौगान नंबर 1 ये रानी देवेंद्रा जी जो उस वक्त हाँ चंबा की जो रानी थी उस वक्त इन्होंने मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए लिया और चौगान नंबर 2, 3 और 4 हम लोगों को व्यवसाय के लिए स्टॉल बनाने के लिए दिया और चौगान नंबर 5 ये अस्पताल को दिया। और 1954 में ये जो आज रिसर्च सेंटर है चंबा का हॉस्पिटल, इसका जो शिलान्यास फाउंडेशन समझ लो, 2 पेड़ लगा करके डिस्पेंसरी के सामने और दफ्तर के सामने जो श्याम सिंह अस्पताल है, पेड़ लगा करके जो है इन्होंने इसका शिलान्यास कर दिया था, जो आज पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से पंडित हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर बना है। ये 1954 का है। सर आप कितने लोग वहाँ से आए थे जब आप चंबा पहुँचे? तो लोग तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन जो 300 परिवारों का जो ग्रुप था वो चंबा आ गया। 300 परिवार आए? 300 परिवार जो है वो चंबा आ गए थे। 1951 में फ्लड आ गया था। तो फ्लड जो है ये कठन्ना की तरफ से पहाड़ी जो है जिसको आजकल कठन्ना कहते हैं, इस पहाड़ी के साथ जो है यहाँ से मतलब बदल फट गए थे, उससे सारा जो है मलबा यहाँ पर महल की तरफ आ गया था, जिस महल में हम ज़्यादा लोग बसे हुए थे और गुरुद्वारा था। तो
उस करके जब हालात देखा कि नीचे की तरफ दरिया और ऊपर से जो है ये फ्लड आ गया, तो इस तरफ से जो है हम लोग तो ये बीच में ही ख़त्म हो जाएंगे। उस टाइम पर फ्लड इतना ज़ोर से आया था कि यहाँ पर जो ततवानी के पास था जोगी महला, और पूरा का पूरा वो साफ हो गया था, बह गया था और बहुत सारा नुकसान हो गया था। और गैरा में भी कुछ दुकानें थी जो हमारी बरादरी के लोग वहाँ बस गए थे, वो भी पानी के बहाव में चले गए थे, क्योंकि वो बिल्कुल पैदल रास्ते हुआ करते थे, वैसे मेन सड़क तो कोई था नहीं, इस करके वो राजी नदी के किनारे के ऊपर की तरफ जो है वो फैमिली बसी हुई थी। आपको सर जब आप चंबा पहुंचे और इन जो ये पुलिस ग्राउंड है वहाँ पे टेंट कॉलोनी बनी हुई थी, तो जो आपका जो जैसे एक जीवन की नए से शुरुआत करनी होती, बड़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो तो अपने आत्म सम्मान के उस पर आपने कह दिया कि हम कमा कर ही खाएंगे, हाँ। लेकिन फिर भी अगर आपको बना बनाया घर भी दे दिया जाए, मकान दे दिया जाए, तो उसको घर बनाने में भी बहुत वक्त लग जाता है। तो उसमें आपको यहाँ के लोग, जो यहाँ रहने वाले लोग थे, वहाँ से मदद मिली या उपेक्षा मिली? किस तरह से आपको उनके साथ कैसा रहा? ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमारे लोगों का जो व्यवहार था वो बहुत अच्छा व्यवहार था। क्योंकि वो आप देख लीजिए कि एक मुसलमानिक देश के अंदर रहने वाले लोग और अपने लोगों के बीच में आने से आ जाता है, तो उसका व्यवहार कैसे होता है ये तो वैसे ही पता लग जाता है। तो हमारे लोगों के साथ ऐसी बात नहीं, किसी ने भी कोई ऐसा द्वेष भावना नहीं रखी। अगर किसी ने रखी भी है तो वो धोखे में ही रहा। पर हमें जो है, क्योंकि हमने आत्मविश्वास से जो बात कही थी, अगर हमें मकान उन्होंने दिए जो खाली मकान थे, चाहे वो खंडर थे, चाहे वो ठीक थे रहने के लिए, लेकिन हमने उसमें खुद अपनी मेहनत से सब कुछ किया। अगर उन्होंने वैल्यूएशन रजिस्टर तैयार किया तब भी हमने उनको पैसा दिया, कीमत दी है। और क्लेमेंट भी जो है उन्होंने कुछ ऐसा शेड्यूल बना दिया, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी तो बहुत ज़्यादा हुआ करती थी वहाँ पर, उस हिसाब से तो हमारे क्लेम बहुत बड़े बड़े होने चाहिए, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा रूल रख दिया कि छोटे से क्लेम को हमने पास करना है, मानना है, ज़्यादा क्लेम को नहीं मानना है। लेकिन डिस्प्लेस पर्सन सेटलमेंट एक्ट को तो नहीं रिजेक्ट कर सकते थे, इस करके हम लोगों को उनको बसाना पड़ा और हमने बेशक उनको कीमत दे दी। मतलब है कि व्यवस्था के लिए हमारे बुज़ुर्ग जो थे वो समझदार थे, और उन्होंने सबसे पहले जब गुरुद्वारे के लिए जगह ली तो अपने लिए तो जैसे थे वैसे उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन जो उन्होंने सबसे पहले कहा कि हमें शमशान भूमि चाहिए। हाँ। शमशान भूमि के लिए जगह ली, मंदिर के लिए जगह ली, धर्मशाला के लिए जगह ली, स्कूल के लिए जगह ली, और जिसकी शिलान्यास जो है रानी देवेंद्रा जो उस वक्त MLA थी उन्होंने की है। स्कूल के, जो आज मिडिल स्कूल बन गया, पहले प्राइमरी स्कूल था। ये पहले चादरों के अंदर हमने लगाया, उस पर 75 चादर हमने लगाए थे, हमारी बरादरी वाले ने लगाए थे। और 75 चादर जो है हमने धर्मशाला, भरमौर धर्मशाला जो आज राधा कृष्ण मंदिर के पास है, 75 चादर उन पर लगा दिए थे। और हमने जो है मंदिर के लिए 7 धर्मशाला का वो कर दिया। सबसे पहले हमने मंदिर राधा कृष्ण बनाया, उसके बाद 1966 में हमने गुरुद्वारा श्री गुरु अर्जन देव जी नगर बनाया जी, जो जुलाकड़ी में है और जहाँ पर सारे प्रोग्राम चलते हैं, आजकल भी चल रहे हैं। तो इस तरह से हमने अपनी व्यवस्था जो है सरकार के सहयोग से और केंद्र सरकार के सहयोग से हमने जो है यहाँ किया। तो यहाँ की सरकार ने जो दफ्तर बनाया था कस्टोडियन का, वो DC साहब के दफ्तर में हुआ करता था, तो वहीं से सब कुछ होती थी। जो हम पैसा देते थे वो भी स्टेट बैंक और ट्रेजरी के ज़रिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता था। उस वक्त इनका हेड ऑफिस जो था नॉर्थ जोन का, वो चंडीगढ़ में हुआ करता था। और स्कूल की यूनिवर्सिटी भी जो है वो भी पंजाब में हुआ कर, क्योंकि ये चंबा जो है ये पंजाब हिल स्टेट के अंदर शामिल था। और इस बात की पुष्टि जो है, एक किताब है डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी के अंदर, उसमें चंबा की स्टडी कर लो, उसमें साफ लिखा हुआ है कि पंजाब हिल स्टेट में चंबा जो है एक तहसील था। और जब 1952 के अंदर रानी देवेंद्रा जब यहाँ से MLA बन कर के गई, तो उस टाइम पर जो है तो उन्होंने ये जो स्कूल जो है जिसका महला जुलाकड़ी ये कहते हैं, इसका शिलान्यास किया था। और गांधी छात्रावास का जो कसाकड़ा महल्ले के अंदर है, गांधी छात्रावास भी उन्होंने बनाया। और शिमला में जो बाल आश्रम है
वो भी जो है रानी देवेंद्रा ने ही बनाया है। और रानी देवेंद्रा जो थी वो जहाँ राष्ट्र को समर्पित थी, वहाँ चंबा के नागरिकों के लिए भी समर्पित हुआ करती थी। बाद की राजनीति से तो हम कुछ नहीं कह सकते, राजनीति में उटका पटकी तो होती रहती है, लेकिन जो अच्छे लोग हैं जिन्होंने अच्छा कर्म किया है वो भूले नहीं जा सकते। हमें सेंट्रल गवर्नमेंट में जो लोगों ने हमारा सहयोग किया कारोबार में, बच्चों की पढ़ाई में या बच्चों के कारोबार में, तो वो हम भूल नहीं सकते। लेकिन एक बात अलग है कि आजकल जो है उन चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे आ गए जो नहीं चाहते हैं कि ये लोग हमसे ऊपर उठ जाए, हमसे ज़्यादा ऊपर उठ जाए। ऐसा कुछ लोग हैं, लेकिन वो भी ज़्यादा दिन तक नहीं चलते। जो प्रकृति ने बनाया है, जो भगवान ने करना है वो करके रहेगा, ऐसी बात नहीं है। और आजकल जो है मालिक की बहुत कृपा है, जहाँ तक हमारे बरादरी के ऊपर, उसके साथ साथ चंबा नगर निवासियों पर भी क्या हम लोग आपस में तालमेल बनाए रखे मैं हुए यही कहना चाह रही थी सर, जब आप चंबा आए तो क्या भाषा आपके लिए एक समस्या बनी? क्योंकि जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ कम्युनिकेट करना पड़ता है किसी वजह से, क्योंकि आपकी यहाँ पे शुरुआत थी हर चीज की, तो हर चीज के लिए आपको बोलना, किसी को बताना, तो ये एक माध्यम आप भाषा ही होती है। तो आपके लिए कितनी मुश्किल रही उन चीज़ों को? ये भाषा की प्रॉब्लम तो तकरीबन एक जगह से दूसरी जगह जा कर के सभी को होती है जी। उस टाइम पर हमारे पास भी ये मसला बहुत बड़ा इशू बन गया था, लेकिन उसमें खूबी ये थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो हमारे साथ 5 आदमी भेजे थे, उसमें 2 आदमी ऐसे थे कि जो द्विभाषीय थे। सभी भाषाएं जो वो द्विभाषीय, इसका कि हमारी भाषा भी जानते थे और यहाँ की हिंदी भाषा और पंजाबी भाषा, बाकी अन्य भाषा भी वो जानते थे। इस करके जो है बातचीत करने में हमें मुश्किलात पैदा नहीं हुई। लेकिन फिर भी हम लोगों ने कोशिश की कि यहाँ की जो मेन भाषा हिंदी है उसको हमने जल्दी पिकअप कर दिया, ताकि हमारा आपस में वार्तालाप जो है वो सही तरीके से हो और हमारी बात जो है सरकार तक सही तरीके से पहुंच सके। और जब वहाँ पे आप जो व्यवसाय या जो बिजनेस या नौकरी जो भी कर रहे थे, अगर आप व्यवसाय कर रहे तो क्या वही आपने यहाँ पे शुरू किया या कुछ और करना पड़ा? ऐसी बात नहीं है कि सर जो व्यवसायी आदमी होता है वो व्यवसाय में, हर तरह के व्यवसाय में निपुण होता है, लेकिन वहाँ की जो व्यवसाय होता था वो मल्टी हुआ करता था, क्योंकि दूर दूर स्थान से सामान ले आना पड़ता था। तो एक जगह पर एकत्रित करना है, तो उसमें सामूहिक ये व्यवसाय के अंदर जितनी भी चीज़ें आती है उन सभी चीज़ों को जो है उनको बेचना और लेना पड़ता था, क्योंकि सामान अमृतसर से भी आता था और ये ज़्यादातर अमृतसर से आता था सामान जो है। और यहाँ पर जो है लोग आते जाते थे, उस वक्त ये पासपोर्ट वगैरह का कोई चक्कर नहीं था। तो वहाँ के लोग जो है यहाँ पर हरिद्वार आते थे, अमृतसर आते थे, ये लाहौर आते थे, आस पास बिजनेस हर तरह के चलते थे। पर यहाँ पर बिजनेस में हमें कोई वो मुश्किलात पैदा नहीं हुई, क्योंकि हम व्यवसाय से संबंधित थे, पहले से ही जुड़े हुए थे। और हमने जैसा जैसा हमें मतलब जैसे जैसे सहयोग मिला, जिस तरह का भी सहयोग मिला, और हमने अपना काम शुरू कर दिया और सरकार पर डिपेंड होना बंद कर दिया। पर सरकार ने हमें डिपेंड तब तक उन्होंने अपने पास रखा जब तक कि उन्होंने हमें मकान नहीं दिए, दुकानें नहीं दी और ज़मीनें नहीं दी, और जो है और बैंकों नौकरी में तो उस वक्त बहुत कम लोग चले गए थे, लेकिन रोज़गार सबको दिया। उसके बाद जो है उन्होंने 1960 के बाद जो है मतलब सहयोग देना बंद कर दिया। सहयोग तो क्या देना कि उन्होंने जो को डिक्लेयर किया था वो भी जो है बाद में सरकार ने हमको नहीं दिए। प्रत्येक परिवार को 2 एकड़ ज़मीन अलॉटमेंट की थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में है, लेकिन चंबा के रिकॉर्ड में कुछ लोगों को दिया, बाकी अभी तक रिकॉर्ड भी नहीं मिल रहा। खैर ऐसी बात नहीं है, हमारी बरादरी के ऊपर उस मालिक की कृपा है और वो अपने काम में पूरी तरह से निपुण है। और ना अभी तो कोई मसला नहीं, उस वक्त जो मसले थे वो महाराज ने खुद जो है रास्ता बना करके ठीक कर दिया। अब हमारे लोग जो है गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में तो बहुत कुछ है, लेकिन ना तो वो देने के लिए तैयार है और ना हम लोग उनसे लेने के लिए तैयार है। सही बात तो ये है, क्योंकि ये राष्ट्र हित की बात है। अगर उन्होंने हमारे से नहीं दिया, पर किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो डिस्प्लेस पर्सन सेटलमेंट एक्ट को
लागू होना चाहिए, जी। ये ख़त्म नहीं होना चाहिए। अगर एवैक्यूम एंड कस्टोडियन प्रॉपर्टी डिस्प्लेस पर्सन के लिए रिजर्व रखी है तो वह आज दिन तक होनी चाहिए, पर नहीं। जहाँ तक मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट से मैंने जो रिकॉर्ड निकलवाया था, उन्होंने तो हमें कह दिया कि फाइल हैज़ बीन नॉट कंसर्निंग इन अवर रिकॉर्ड, हमारे पास ऐसी कोई फाइल जमा ही नहीं हुई है। तो अब उस हिसाब से कुछ लोगों ने गलत किया है, लेकिन सरकार को चाहिए कि डिस्प्लेस पर्सन्स के लिए जो जगह ज़मीनें निश्चित मकान उन्होंने डिक्लेयर की है उसकी सरकार देखभाल करे और वो उन्हीं लोगों को दे जिनके लिए अलॉट हुई है। अच्छा, एक प्रश्न पूछना चाह रही थी, आपको उस वक्त लगता था कि ये पार्टीशन या जो बंटवारा है यही सबसे बेहतरीन उपाय है उस वक्त के लिए, या कुछ और भी हो सकता था? उसके साथ जो ये राजनीतिज्ञों का काम है जी, इसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये दूर दूर के लोग हुआ करते थे, वहाँ पर तो सवाल धर्म का पैदा हो गया था। तो धर्म के नाम पर जो वो पाकिस्तान नाम रखा तो उसका नाम हिंदुस्तान रख दिया, तो फिर उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, वो तो राजनीतिज्ञों का काम है। क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो भी अंग्रेजों की ही एक अंग्रेज़ों की चाल थी डिवाइड एंड रूल का, वो इस शुरू करके जो है ये अभी से नहीं, ये 17वीं सदी से चल रहा है, तो डिवाइड एंड रूल का। और इन्होंने भरपूर कोशिश की, वो चाहते थे कि आज अगर हम डिवाइड भी कर लेते हैं, पाकिस्तान अलग करते हैं, हिंदुस्तान अलग कर देते हैं, ये बाद में फिर आपस में लड़ते लड़ते हमारे पास आएगा। लेकिन भारतवर्ष के लोगों पर शाबाशी है कि उन्होंने आज दिन तक जो है अब भारतवर्ष को विश्व के रिकॉर्ड पर ले आया, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात, बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं कभी आपको ऐसा लगा जब आपने यहाँ रहना शुरू किया, जैसे मैं आपको पहले भी पूछ चुकी हूँ कि कहीं आपको मुश्किलात आई यहाँ के लोगों ने आपको अपनाने में, भाषा में वो आपने बता ही दिया कि उसमें आपको कोई खास दिक्कत नहीं आई, लेकिन अपने आप को, अपनी संस्कृति को, अपने रीति रिवाजों को एक सहेज कर रखना और एक जगह को संयोग बना देना उनका, एक भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो किस तरह से आपने उन चीज़ों को सहेज कर रखा और आज तक रख रहे हैं? बात ऐसी है कि परंपराएं जो होती है ना, वो पैतृक होती है, वो जन्म से मिलती है, समाज से मिलती है, उसको इतने जल्दी नहीं बुलाया जा सकता। हाँ, उसके अंदर थोड़ी बहुत परिवर्तन हो सकते हैं, लेकिन मूल रूप से समाप्त नहीं हो सकते। और जहाँ तक चंबा के बोलचाल का है या उठने बहने का है, ऐसा बात नहीं है, बिल्कुल पारिवारिक रूप से है, सभी मिलजुल कर रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है और ना आगे होगी अगर इसी तरह से। हाँ, अगर कुछ शरारती तत्व बीच में आ जाते हैं तो उस टाइम पर थोड़ी बहुत घटना हो सकती है, लेकिन वो स्थायी नहीं होगी, अस्थायी रहेगी। अस्थायी, हाँ, क्योंकि वो मनोविकार होते हैं। मनोविकार में जो थोड़ी देर के लिए हो सकता है, लेकिन भविष्य के लिए नहीं होगा। हाँ, वो हमेशा ऐसे तो अब जो है समाज जो है पढ़ा लिखा है, सब कुछ अच्छी तरह समझते हैं, किसी को ऊंचा नीचा कहना बहुत गलत बात है, वो कानून से सब व्यापक हैं, जानते हैं उनको कि अगर हम किसी का तिरस्कार करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना, भुगतना पड़ता है। तो इस करके समाज जो है अब पढ़ा लिखा है, ऐसा जो है द्वेष भावना वगैरह का यहाँ पर अभी कोई जगह नहीं है। हाँ, पर जो करेंगे वो पछताएंगे, वो भरेंगे भी। हाँ सर, आजकल के परिवेश में ये देखा जाता है कि लोग एक दूसरे से कट रहे हैं, वो सौहार्द की भावना या मेल जोल की भावना ख़त्म हो रही है। तो जब आप वहाँ रहते थे पाकिस्तान में, तो वहाँ के लोगों के साथ आपका कैसा बर्ताव, कैसा व्यवहार रहा था और कैसे संबंध हुआ करते थे? जैसा कि मैं अपनी उम्र के हिसाब से तो मैं ज़्यादातर उन लोगों में घुल मिल तो नहीं कर सकता, ना सही बात बता पाऊँगा, लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि जो बड़े बुज़ुर्गों के से मैं बैठ कर के जो बातचीत होती थी या उनसे जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके आधार पर ऐसा था कि आजकल तो ज़माना, एक बात सही है कि समाज एक दूसरे से अलग होता जा रहा है, बहुत कटता जा रहा है, यहाँ तक कि परिवार भी कटते जा रहे हैं। तो उस टाइम पर ऐसी चीज़ें नहीं थी, बड़े बुज़ुर्गों की सोच बहुत ऊँची हुआ करती थी। वो ज़्यादातर जो है धार्मिक ग्रंथों पर और धार्मिक विचारधारा पर ज़्यादा विश्वास करते थे, और उनके जो बताए हुए रास्ते होते थे उसमें जो है वो विश्वास भी करते थे और उसको मनन भी करते थे। तो ऐसे
तो धार्मिक ग्रंथों में बहुत सारी जगहों में ऐसी चीज़ें आ रही है कि हमें आपस में और भगवान में मेल जोल रखना चाहिए, अलगाववाद नहीं रखना चाहिए। तो इस करके इसमें कबीर का भी एक दोहा आम प्रचलित था कि जो तू ब्राह्मण जाया, आन बाट फिर क्यों नहीं आया। तुम कत ब्राह्मण हम कत सूद, हम कद लहू क्या तुम कत दूध। तो ऐसा है कि जो मैंने अभी आपको एक दोहा कबीर का बतलाया, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये विचारधारा में जो आपस में जो बातचीत कर रहे थे तो उसमें ये जातिवाद की बात आ गई, तो उस पर जो है ये दोहा रखा गया। उसमें कहता है कि जो आपको पंडित का मतलब होता है विद्वान, लेकिन पंडित हम उसको समझते हैं जिसने धोती लगाई है या तिलक लगा रखा है। पंडित का अर्थ ही विद्वान होता है जी। तो उसमें से ये कहा कि आप पंडित, जो आप अपने आप को पंडित कह रहे हैं और हमको जो है सूद कह रहे हैं, तो हमारे शरीर के अंदर जो है वो खून है, तो आप जो पंडित है तो आपके अंदर जो है दूध होना चाहिए। लेकिन इसी का स्पष्टीकरण दूसरे ग्रंथ में जब आता है कि भगवान उसी का है जो उसकी आराधना करता है। तो मेरे कहने का मतलब ऐसा है कि जो जात बिरादरी जो बनी हुई है, आज जो समाज के अंदर ये चीज़ें बहुत उठ रही है, तो इसको नहीं होना चाहिए। जो परमात्मा ने बनाया है, हाँ आदमी कर्म से नीच हो सकता है, धर्म से कोई भी आदमी नीच नहीं है। बहुत सुंदर, ऐसा मैं समझता हूँ और अनुभव करता हूँ। तो राष्ट्र के हित में यही होगा कि ऐसी चीज़ों को अमल में ना लाया जाए। अगर हम ये इन चीज़ों को लेकर चलते हैं तो भारत के संविधान में समानता का अधिकार नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जब ये अब हम अलगाववाद का करते हैं जी। हम जात बिरादरी में बट जाते हैं, तो समानता का अधिकार कैसे रह सकता है। ये संविधान का अधिकार जो है हमें मौलिक अधिकारों में मनुष्य को मिला हुआ है, ये आज नहीं मिला है। ये 1948 में तैयार हुआ और 1950 में भारत में लागू हुआ है। अगर इन चीज़ को समानता का अधिकार है तो हम समान होने चाहिए। जैसे भगवान ने समान इंसान स्त्री पुरुष पैदा किया है, जो भी इस संसार की सृष्टि है वो दो चीज़ों में है, स्त्रीलिंग और पुरुषलिंग। कोई भी जाति जो है, कोई भी धर्म जाति जो भी है वो जोड़े में पैदा हुआ है। जितने भी जीव संसार के हैं वो दो जोड़े में पैदा हुआ है, नर और मदी। इसके बाद सृष्टि नहीं है। अगर ये फल पेड़ों में लगते हैं तो उसमें भी नर मदीन है, तभी करके फल लगते हैं। अगर अनाज हम बोते हैं उसमें भी नर मदीन होते हैं। तो पैदाइश जो संसार की जो है वो 4 तरह से है, अंडज जेरज सेतज उत्पज। यानी अंडों से पैदा होता है, जेर से पैदा होता है, और सेतज पसीने से पैदा होता है, और उत्पज ज़मीन के अंदर से होता है। और एक चीज़ और है, सीएन स्टॉक आजकल परखने चली है। सीएन स्टॉक में एक पेड़ का दूसरे पेड़ पर प्योंद करते हैं और उस प्योंद से फिर जो जड़ होती है उसके ऊपर दूसरे पेड़ का जो प्योंद किया होता है उसका फल निकल आता है। जो ये 5 तरह से संसार की उत्पत्ति है, तो इसमें कोई 6वां विध नहीं है। मतलब ये है कि आपका जब यहाँ पर समानता रखी है जी, तो हम आपस में असमानता रखेंगे तो राष्ट्र कमज़ोर होगा। जब मैं ये जानना चाह रही थी कि जब आप वहाँ पे थे तो वहाँ का जो माहौल था वो कैसा था? जो आपके दिन त्योहार होते थे या कुछ जो भी शादी ब्याह कुछ ऐसे आयोजन होते थे, तो उसमें कैसे समान भागीदारी रहती थी? जो संप्रदाय मुस्लिम भाई जनों का होता था या हिंदू जनों का होता था? तत्कालीन समय के अंदर जो है भाईचारा बहुत हुआ करता था। धर्म के ऊपर भले ही वो अलग थे लेकिन उनके संस्कार अलग से होते थे और सनातन धर्मावलंबी के संस्कार अपने होते थे, लेकिन एक दूसरे का विरोध नहीं करते थे। अगर घर में कोई फंक्शन है तो उस फंक्शन को, हिंदुओं का फंक्शन है तो मुसलमान जो है वो हिंदुओं की तरह अपने घरों में मनाते थे, और जो हिंदू मुसलमानों का तीज त्योहार होता था तो वो हिंदू जो है अपने घरों में
उनके ढंग से मना लेते थे। आपस में इतना तालमेल भाईचारा हुआ करता था। और यहाँ तक कि जो है सामूहिक रूप से अगर कहीं शामिल भी होना पड़ता तो पूरे अपने आत्मित्व को यानी अपने व्यक्तित्व को मौजूदगी बताते थे कि हम मुसलमान हैं, वो हिंदू है, लेकिन हम हैं साथ में। इतना कर्व हुआ करते थे। और शादियों के में भी ऐसे हुआ करते थे, अगर वो देखने में अलग ज़रूर थे लेकिन आपस में इकट्ठे हुआ करते। हाँ, मतलब वो ऐसे दिखने में अलग थे लेकिन उनके लिए व्यवस्था में अलग अलग हुआ करते थे। जैसे हिंदू के घर में कोई शादी है तो शादी का जो खाना वगैरह होता था तो वो मुसलमान के घर में हिंदू की तरफ से होता था। और जब मुसलमान के घर में शादी होती थी तो हिंदुओं के घर में हिंदुओं के लिए हिंदुओं के घर में होता था। ये अलगाववाद तो जो है ये जो बंटवारा हुआ इसके बाद जो है बहुत ज़ोर पकड़ गया और ये नहीं पकड़ना चाहिए। इससे मानव समाज कमज़ोर होगा, देश कमज़ोर होगा और संस्थाएं कमज़ोर होगी। और उसकी वजह से आजकल जो मैं देख रहा हूँ परिवारों पर भी असर पड़ रहा है। आजकल तो घरों में भी जो है परिवार नहीं रहे और इस चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। और धार्मिक प्रवृत्तियों को हमने वो प्रवृत्तियाँ उजागर करनी चाहिए जिससे परिवार जुड़ते जाए, टूटे ना। ऐसी चीज़ों का विशेष ध्यान समाज को रखना चाहिए और समाज के आगुओं को रखना चाहिए, विशेष करके पढ़े लिखे लोगों को। बहुत ही सुंदर बात कही है इन्होंने, गुलाटी सर जी ने। वहाँ के त्योहारों के बारे में हमें आपसे जानने को मिला कि किस तरह से हुआ करते थे, लेकिन शादियों के बारे में कैसे, शादियों का आयोजन कैसे हुआ करता था, वो थोड़ा सा हमें और भी बताएंगे तो। शादियों की परंपरा वैसे ही चल रही है जो आजकल चल रही है कि या तो वैदिक रीति से होती थी या गुरु ग्रंथ साहब के हिसाब से होते थे। मंदिरों की शादी तो खैर वहाँ बहुत कम हुआ करते थे, लेकिन वैदिक तरीके से शादियाँ हुआ करती थी। लेकिन समाज के अंदर ऐसे थे कि विभिन्न समाज के अंदर लोग, विभिन्न तरह के लोग हुआ करते थे। वो अपनी जात बरादरी में ही शादियाँ करते थे जी। अपने समुदाय के अंदर ही वो रिश्ते करते थे। लेकिन उस रिश्तों में एक खासियत हुआ करती थी जो मैंने विशेष रूप से इस चीज़ को समझा। वो ये था कि अगर किसी भी समुदाय के अंदर, चाहे वो खैर आज हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हो गया, लेकिन उस समय पर ये चीज़ें बहुत कम उठा करती थी। मान लीजिए कि अगर हिंदू समाज के अंदर कोई रिश्ता, एक हिंदू का हिंदू के घर से रिश्ता हो जाता है, लड़की और लड़के का, उनके बड़े बुजुर्ग देखते थे और वो रिश्ता करते थे जी। रिश्ता करने के बाद जो है अगर शादी की बात आ जाती है कि शादी करनी है तो उसके लिए डेट मुकर्रर करते थे। तो जो लड़के वाला लड़की के घर में, जिस लड़की के घर में अगर वो किसी दूसरे शहर में है या दूसरे गांव में है या दूसरे इलाके में है, तो वहाँ पर जो बारात अपने शहर से, लड़के के शहर से जो जाएगी, उस बारात में जितने भी बाराती है उनकी व्यवस्था, क्योंकि उस वक्त यातायात के साधन बहुत कम थे, तो ज़्यादातर जो है ये बारातें घोड़ों और टांगों में चलती थी। तो उसकी व्यवस्था जो है वो लड़के परिवार करते थे। और लड़की के गांव में जब वो पहुंचते थे तो वो लड़की के गांव में भी जितनी व्यवस्था होती थी जी। खाने पीने का, रहने का, बहने का, वो व्यवस्था भी जो है मतलब लड़के वाले करते थे। और व्यवस्था इस तरह से होती थी कि अगर उस बारात में मुसलमान हैं तो उनकी व्यवस्था मुसलमानों के घर में होती थी, और उस बारात में अगर सनातन धर्मावलंबी है तो उनकी व्यवस्था जो है सनातन धर्मावलंबियों के घर में होता था, लेकिन जाते इकट्ठे हुआ करते। लेकिन आजकल समाज के अंदर जो है वो आप सब देख रहे हैं, वो दिखावा ज़्यादा हो गया है। आजकल दिखावा बहुत है और मेन चीज़ें बहुत कम चली गई हैं। और जब आप, मैं फिर से वहीं दोबारा पहुंच रही हूँ कि जब आप आए थे और आपने बहुत कुछ, जब हमने सुना कि इस तरह से भी आपको रास्ते में ऐसा हुआ या जो हवाई जहाज़ों को लाल झंडे दिखाकर वापस भेज दिया गया, तो एक हमारी जो मानसिक स्थिति रहती है उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है कि हम जिस तरीके से, जैसे आपने बताया कि आप लोग यहाँ रहना चाहते हैं, जो आपको बताया, निर्देश दिए गए थे कि अगर आप यहाँ रहना चाहते हैं तो आप यहाँ रह सकते हैं, अगर नहीं तो आप जा भी सकते हैं। तो आपने ये सोचा कि हम उस भाग में जाकर अपना निवास रखेंगे या वहाँ रहेंगे। तो बीच में जो ये घटनाएं हुई जिनसे आपको लगा आशंका पैदा होगी जीवन के प्रति,
लोगों के प्रति, धर्म के प्रति, तो वो कहाँ तक आपके मन पर बहुत देर तक रही, या आपकी मानसिक स्थिति को उन्होंने कब कैसा रखा? ऐसी बात नहीं थी कि मैंने आपसे बताया ना कि हमारे बीच में कोई ऐसा भेदभाव नहीं था। हाँ जी, मैं वही लेकिन बात जब बड़े बुजुर्गों को ये मालूम हो गया कि बंटवारा जो है वो धर्म के आधार पर हो रहा है, कि पाकिस्तान जो है वो मुसलमानों के लिए और हिंदुस्तान जो है वो सनातन धर्मावलंबियों के लिए, हिंदुओं के लिए है, तो उस करके जो है हम लोग यहाँ आए। परिस्थितियाँ जैसी भी थी वो निकल चुकी है, लेकिन इतने सोचने का हमें नहीं पड़ा, क्योंकि हमें सरकार का भी आश्वासन था और हमारे बड़े बुजुर्गों को भी अपने आप पर भरोसा था। मतलब आप वहाँ से ऐसा कुछ मतलब डर या उसके माहौल में नहीं आए थे वहाँ से? नहीं, डर मतलब भागना है अब यहाँ डर तब शुरू हो गया कि जब छुटपुट घटनाएं शुरू हो गई, दूर के इलाके में हुई, तब वो धर्म के आधार पर हुई, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रख करके कि ये बंटवारा जो है यह धर्म के आधार पर है, तो हम सनातन धर्मावलंबी है वहाँ पर जाए। तो कभी आपने जब जिन घरों से आप आ गए थे, कभी आपको उन घरों की याद आई, या आपने जानने की कोशिश की कि अब वो वहाँ पे कैसे हैं, या जो लोग आपके साथ रहते थे, जिन लोगों के साथ आपका भाईचारा था, धर्म को लेकर नहीं पर वैसे इंसानियत के? जी, बात ऐसी है कि वहाँ से जो है लोग जो है उस वक्त तो कम्युनिकेशन कुछ था नहीं, तो चिट्ठियाँ लिखा करते थे। तो जो समझदार लोग हुआ करते थे तो उन्होंने भारत के दिल्ली के एड्रेस पर जो है कुछ लोगों के नाम पर खत वगैरह भेजा करते थे। वायरलेस उस वक्त होता था तो वायरलेस सभी को कर नहीं सकते थे, कम्युनिकेशन का ऐसा कुछ नहीं था, ट्रांसपोर्टेशन भी कुछ नहीं था, उनका था। फिर लेकिन जब भारत आज़ाद हो गया, यहाँ पर हम लोग बैठे 54-55 तक वहाँ के लोग हिंदुस्तान में आकर के बिजनेस करने के लिए आते थे, घूमने के लिए आते थे। अच्छा। लेकिन उस वक्त भी वीज़ा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जितना आजकल है, तो ऐसी बात नहीं है। आज भी बहुत सारे लोग वहाँ रह रहे हैं, हिंदू है तो रह रहे हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं, लेकिन उन वैसे नहीं रह पा रहे हैं जैसे आज हम भारतवर्ष के अंदर रह रहे हैं। कुछ अंतर हाँ, तो स्थितियों में रहता ही। हाँ। लेकिन अब जैसे बहुत सारे साधन हो गए हैं सर, चाहे वो फोन है, चाहे आने जाने का साधन है, चाहे बात करने का साधन है, तो कभी आपका मन किया कि आप दोबारा से उस घर को देखें, यहाँ या इतने रच बस गए हैं कि आपको कभी याद नहीं आई? बात ऐसी है ना कि जिस चीज़ को छोड़ दिया ना वो छोड़ दिया। आसरा उसी का लिया जिसने हमें पैदा किया, और हमें सहयोग मिला सरकार का। सरकार ने बेशक कम किया लेकिन किया, और उसी के भरोसे जो है आज तक हम चल रहे हैं। हाँ, उनके भरोसे और अपनी मेहनत के बल पे। बाकी सरकार से हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं, लेकिन हमारी जो स्पेशलिस्टी है जी, जो डिस्प्लेस पर्सन का एक्ट बना हुआ है, उसको उनको ध्यान में रखना चाहिए। और हमारे मसलों में अगर हमारे सामने कोई मसला आता है विषय में सरकार के सामने, तो सरकार को उन चीज़ों को देख करके बातचीत करनी चाहिए। यहाँ तक ये मेरा अपना विचार है इस करके, क्योंकि अब बड़े बुज़ुर्ग तो रहे नहीं, रिकॉर्ड यहाँ पर बहुत कम मिलता जा रहा है, लेकिन जो एल्डर डिक्लेरेशन गवर्नमेंट के पास मौजूद है उसको पढ़े और उसके मुताबिक कार्रवाई करे तो अच्छा रहे। उसमें इस देश में भी शांति रहेगी, और जहाँ पर हम लोग बसे हुए हैं वो वहाँ भी शांति और सुख शांति रहेगा, प्रेम भाईचारा होता रहेगा। और जो सच्चाई है, जो बुज़ुर्ग है जी, उनकी बातों को उनको नोट करना चाहिए। सरकार को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ख़ास करके मैं चंबा की बात कर रहा हूँ कि चंबा में रिकॉर्ड रूम में आग लग गई थी, बहुत सारा रिकॉर्ड जल चुका है। पटवार खाने में आग लग गई थी 1955 के अंदर, बहुत सारा रिकॉर्ड जो है ये भी ख़त्म है। कोर्ट में आग लग चुकी है, वहाँ पर भी मतलब रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। और ट्रेजरी में भी आग लगी थी, तो वहाँ से भी जो पैसा गया है आया है तो उसका भी रिकॉर्ड नहीं है। क्योंकि जब मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट से लिखवा करके ले आया तो तहसीलदार चंबा को दिया, तो उस पर भी उनको यही निर्देश दिया था कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको मिलते हैं उसी के बेस पर आप कार्रवाई करो। और कुछ डिस्प्यूटेड केस थे, उसके बारे में मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया था, तो जो अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स है उसके ऊपर और एल्डर डिक्लेरेशन के साथ मिला करके कार्रवाई करें। और ऐसा निर्देश तहसीलदार को
दिया गया था, जिसकी कॉपी एक डीसी साहब चंबा को दिया तत्कालीन, और एक कॉपी जो है तहसीलदार को दी गई थी, और एक कॉपी हमारे पास थी बरादरी के। वो जिस वक्त डीसी चंबा हमारे सामने एक मसला आ गया था, तो डीसी चंबा को हमने वो कॉपी भी दी और एल्डर डिक्लेरेशन भी दिया कि ये पोजीशन है। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम डॉक्यूमेंट्स को और रिकॉर्ड को देखेंगे और आप लोगों की इस बात पर हम अवश्य गौर करेंगे जी। लेकिन वो बात चलती रही, सरकारें भी बदलते रहे, डीसी भी बदलते रहे, वो वहीं के वहीं। तो मसला कहाँ तक पहुँचा वो तो सरकार को मालूम होगा, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन उसमें एक संशय थी कि चंबा शहर में अग्निकांड का, तो उसको मद्देनज़र हमने सरकार से जो कच्चे मकान है या वो है उसके लिए मदद मांगी थी, तो उसमें कुछ अड़चनें आ रही थी, तो उसके लिए हमने कहा कि सरकार हमारी मदद करे। लेकिन सरकार ने एक ही बात बताई हमें कि आप लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट ने बसाया है, तो ये जो मसला है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। तो इस करके फिर हमने लोकल के साथ साथ हमने हिमाचल स्टेट को अप्रोच किया जी। तो हिमाचल स्टेट ने भी वही बात कही कि हम कोशिश करेंगे। लेकिन उस टाइम पर शांता कुमार जी जब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो उससे हमारा डेपुटेशन मिला बिरादरी का स्टॉल होल्डर यूनियन स्टेट पाराचनार बिरादरी, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम अवश्य करेंगे केंद्र सरकार की इस चीज़ को। तब उन्होंने 1992 के अंदर चौगान नंबर 2 में शिलान्यास किया, और 93 के अंदर 1993 के अंदर जब मैं मेडिकल एम्स के अंदर इलाज के दौरान था, तो वहाँ पर आयुर्विज्ञान संस्थान में और रेल भवन में आग लग गई थी, जहाँ करोड़ों रुपए अरबों रुपए का नुकसान हुआ था। उस वक्त सत्र चल रहा था, तो उसमें फायर प्रोटेक्शन एक्ट को लाया गया 19 तारीख को, और 19 तारीख को ही पास करके तो 23 तारीख को 28 स्टेटों के चीफ सेक्रेटरी को आदेश दे दिया गया कि जो नक्शे बने हुए हैं जी फायर प्रोटेक्ट है उनको पास करो, जो फायर प्रोटेक्ट नहीं है उसको फायर प्रोटेक्ट करके पास कर दो। तो ये एक्ट जो है चंबा में आया, तो चंबा में फायर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो है जून 3-4 को जो है डीसी साहब मेहता साहब थे उस वक्त, उन्होंने आदेश दे दिया, तो स्टॉल के 31 स्टॉल जो है वो 15 दिन के अंदर पक्के कर दिए गए पाराचनार बिरादरी ने, और वो फायर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो लागू हो गया। तो हम चाहते हैं कि सरकार फायर प्रोटेक्शन पूरे चंबा को करे। चंबा में बहुत सारी जगह ऐसी है जो आग लगने के कगार पर है, बहुत सारे आग लग चुके हैं, हम तो देख चुके हैं कि आग से कितनी तबाही होती है। 11 के अंदर जो है बहुत सारी, अभी की बात है, तो अभी तक कुछ किराएदार उसका है, कुछ जो सेंट्रल गवर्नमेंट के किराएदार है उनका तो कोई केस नहीं है बनता, ना हक बनता है। जो रजवाड़े के किराएदार है या किसी बड़े आदमी के जो प्रॉपर्टी जो वालों के दौलतमंदों के हैं उनके जो डिस्प्यूट है उनको भी बेस देखना चाहिए और इन मसलों को हल करना चाहिए, और शहर को साथ साथ पूरे चंबा ज़िला को जो है फायर प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। आजकल जगह जगह पर आग लग रहे हैं, बहुत सारे नुकसान, जहाँ वन संपदा के नुकसान होता है वहाँ जो है मनुष्यों का भी नुकसान होता है, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ ख़त्म हो जाती है। तो इस चीज़ की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मतलब इतनी सारी चीज़ें जो मतलब एक पूरी अपने जीवन के जो अनुभव थे हमारे साथ साझा किए, और चंबा के लिए जो पर्यावरण के लिए जो आपने अभी बताया फायर एक्ट वो होना चाहिए, तो ये उसकी भी मैं बहुत आपको साधुवाद देती हूँ कि आपने ये ऐसा सोच रहे हैं, और जो लोग देख पा रहे हैं वो इस और ज़रूर गौर करेंगे, चाहे वो सरकार के हों चाहे आमजन हो। फिर से एक बार से मैं दिल से धन्यवाद दूंगी आपको सर, आपको अपना कीमती समय देने के लिए और अपनी कीमती जानकारी देने के लिए। आप लोगों का मेहरबानी। तो ये था हमारा पॉडकास्ट आज का, जो एक बंटवारे से शुरू होकर एक नई जिंदगी की शुरुआत तक का सफ़र था। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद भी आया होगा और आपको बहुत कुछ जानने को भी मिला होगा, और जो हमारे दिल दिमाग में कुछ ऐसे तथ्य रहे होंगे जो जिससे हमें लगता था कि ये बहुत इस तरह से होगा,
लेकिन जिन्होंने उनको अपनी आंखों से और अपने जीवनों को जिया है, उनके रूबरू हुए हम और जाना कि वो सच क्या थे और झूठ क्या था। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आया होगा। धन्यवाद।